प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सभी को नमस्ते, सुप्रभात, बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और सभी प्यारे बच्चों ने अपनी इस तैयारी के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मन से और श्रद्धा से आपको ये पूरा पूरा बेटा बैच को पढ़ना है, पूरे मन से, है ना, एकदम शिद्दत के साथ। कोई भी ये मत सोचना, ये इस तरह से क्लास से मत जुड़ना कि यार ठीक है पढ़ लेते हैं नॉर्मल, है ना। ऐसा मन बिल्कुल नहीं रखना। मन में एकाग्रता आपकी रखनी है ना। सारी चीजों को मन के साथ एकदम बहुत अच्छे से अपने आप को, कहते हैं ना, एकदम सटीक रखते हुए तैयारी को शुरू करना है। ठीक है। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो मेरे प्यारे बच्चे सेल्फ बेटा अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, बना लेना बहुत मन के साथ। ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है और मेरे प्यारे बच्चे पुलिस प्रशासनिक शब्द, है ना। इस बार लगभग मैं कहूं तो मेरे प्यारे बच्चों 10-10 क्वेश्चन हमारे उससे बने थे, है ना। लेकिन वो वे शब्द थे जो आपको व्यवहारिक याद होने चाहिए। ठीक है। तो हम उन सारे शब्दों को भी पढ़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों आंसर की आ जाएगी। उससे और ज्यादा कुछ चीजों को समझेंगे कि किस बेस पर कौन से शब्द और ज्यादा आए थे, है ना। तो आप लोगों को बेफिक्र होकर के पढ़ना है, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तन मन के साथ मेहनत करनी है बिल्कुल। ठीक है। आइए बच्चों तो बेटा हमारी क्लासों का टाइम क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखो 9 बजे हिंदी की क्लास रहेगी आपकी, है ना। 9 बजे हिंदी की क्लास रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। कितने बजे बेटा? 9 बजे आपके साथ मैं जुड़ूंगा रोज सुबह 9 बजे। फिर मेरे प्यारे बच्चे 9:15 से जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो विपिन सर के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे, इस क्लास में मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं विपिन भाटी सर के साथ रहेंगे। ठीक है। ओके। फिर बात आती है बेटा गणित की। 10 बजे दीपक भाटी सर के साथ आप गणित पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। और मेरे प्यारे बच्चों 11 बजे आप लोगों को रीजनिंग की क्लास मिलेगी राहुल शर्मा सर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर बेटा 11 बजे के बाद फिर आपकी क्लास होगी 3 बजे। बीच में आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, भी कंटिन्यू क्लास आप नहीं कर सकते। 3 क्लास आप सुबह कर सकते हैं लगातार, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अन्य कोई अपना पानी वानी पी के अपने को थोड़ा सा मतलब और कुछ पढ़ाई कर लीजिए मन से थोड़ा, ताकि आपका दिमाग हैंग ना हो, है ना। नहीं तो रेगुलर तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो बेटा फिर आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी आरुषि मैम की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर प्यारे बच्चे 4 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी। 4 बजे, 3 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 3 से 4 होगी। पहले आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी होगी पहले, है ना। फिर प्यारे बच्चों 4 बजे से आपकी साइंस होगी। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 5 बजे से आपकी पॉलिटी या हिस्ट्री में से आपको क्लास मिलेगी, पॉलिटी वाली, शायद पॉलिटी चलेगी पहले, जो भी वो आपको अजीत सर पढ़ाएंगे, है ना। और फिर मेरे प्यारे बच्चों जब ये सब क्लासें हो जाएंगी तो उसके बाद अभी आपको 6 ही क्लासें मिलेंगी। फिर उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके की क्लास सोनवीर सर के माध्यम से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। ओके। अभी मात्र आपकी 6 क्लासें रोज चलेंगी, है ना बच्चों, मंडे टू फ्राइडे। और हो सकता है सैटरडे में यदि कोई भी अध्यापक ये सोचता है कि मैं बच्चों को कोई स्पेशल चीज पढ़ा दूं तो वो सैटरडे में अपनी क्लास लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन सर ने आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहने वाली है। आगे फिर पढ़ते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बैच का नाम क्या है मेरे भाई? ये बैच है बेटा वीर बैच। क्या है मेरे भाई? वीर बैच। जिसका नाम ही वीर हो तो आप समझ सकते हैं। और आप वो बच्चे हैं जो देश के लिए हर तरह से कुर्बान होने को तैयार होते हैं, अपने मन से सोचकर रहते हैं कि बस देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, जो भी है हमारे लिए तो देश के लिए है। और ऐसा सोचने के लिए हर इंसान के अंदर ताकत व बल नहीं होता। तो मेरे बच्चों वीर का मतलब जानते क्या होता है? वीर का मतलब होता है बहादुर, साहसी, निडर, है ना, जो बिल्कुल डरपोक ना हो, एकदम योद्धा आदमी है यार। हर व्यक्ति के अंदर वो खून नहीं होता, लेकिन आप वो 100 लगभग 40-45 करोड़ जनसंख्या में से आप वो व्यक्ति हैं जो इस बात को सोचकर के इस तैयारी को करते हैं, है ना। हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं होता दोस्तों। तो मेरे बच्चों वीर बैच, जिसका प्राइस अभी आपको कितना देना है? मात्र 639 रुपए में आपको यह बैच मिलेगा। आज तारीख क्या है बेटा? 15, कल है 16 और 17 तारीख की रात 11:59 मिनी 59 सेकेंड तक यह बैच आपको 639 रुपए में मिलेगा, जो 20% छूट के साथ होगा।
ठीक है, जिस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना उसका कूपन कोड रहेगा GD20, GD20। लेकिन जैसे ही 18 तारीख की 12 बजेंगे और 12 बजकर मिनी सेकंड होगी ना एक, तुरंत ये बैच आपका, ये सारा चीज खत्म, तुरंत ये बैच हो जाएगा बेटा फिर आपका 799 रुपए का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये छूट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी बेटा 17 तारीख की रात 12 बजे से, जब 12 बजने में मिनी एक सेकंड की कमी रहेगी तब तक। अब आप लोग इसको 3 दिन यहां पर देख सकते हैं इतने पैसे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और था कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा था कि भैया ऐप में ये क्लास हमारी कैसे आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 दिन 15, 16, 17 जितने दिन डेमो चलेंगी इतने दिन ये क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेगी बेटा। ठीक है, जैसे ही 3 दिन डेमो पूरा हो जाएगा 15, 16, 17 का, फिर उसके बाद जब 18 तारीख की सुबह का सूर्य आप देखेंगे 9 बजे मेरे साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, फिर ये क्लास आपकी ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब बीच बीच में इस बात का कमेंट आप मत करना। ठीक है, तो मतलब 18 तारीख से ये क्लास आपकी ऐप में मिलेगी, फिर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। तो 3 दिन आपकी यूट्यूब पर चलेगी। ओके, बस। और बेटा एक बात और बता देता हूं, देखो फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे, बार बार परेशान होंगे, किसी पर कॉल करेंगे, हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल हो सकता है ना लगे, है ना, बहुत समय लग जाए लगने में। तो मेरे बच्चों पीडीएफ जो आपको 3 दिन की पीडीएफ मिलेगी वो 3 दिन बाद आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए 3 दिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, मन लगाकर आपको पढ़ना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा तो बैच परचेज करने के लिए आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ऐप डाउनलोड करेंगे रोजगार विद अंकित प्ले स्टोर से, उस पर आप क्लिक करेंगे, पेड कोर्स पर जाएंगे तो यहां पर आएगा रोजगार विद अंकित, ऐसे सारे चैनल के नाम खुलेंगे, जैसे RWS सिविल सर्विसेज, है ना, रोजगार विद अंकित, इस पर आप क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद बेटा पेड कोर्स आएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला कोर्स वीर बैच आपको नजर आएगा, जिसके लिए आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। तो मेरे बच्चे बाय नाउ पर क्लिक करते ही अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको नजर आएगा, जिसमें आपको ये क्लिक करके GD20 डालकर पे ऑनलाइन, और फिर पे ऑनलाइन करके आप 639 रुपए में मात्र इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखना, कोई भी बेटा 3 दिन में यदि बैच ले तो कूपन कोड का प्रयोग जरूर करना, बिल्कुल भी कूपन कोड को मत भूल जाना, अन्यथा मेरे बच्चों जो छूट मिलती है ना, एक विद्यार्थी के लिए 160 रुपए की छूट बहुत होती है दोस्तों, मैं समझ सकता हूं, तो वो आप पा लेना। चलिए बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर एक सबसे सुंदर इस बैच में आपको क्या चीज रहने वाली है आपके साथ, वीर बैच में मेरे प्यारे बच्चों, जो सर के माध्यम से घोषणा की गई थी आपके लिए कि मैं इस बैच में 10 ऐसे एपिसोड लगाऊंगा, 10 ऐसे सेशन लगाऊंगा जिसमें मैं बच्चों के साथ जोड़ूंगा। ठीक है, बच्चों की समस्याएं जानूंगा, बच्चों की जो दिल की अंतरात्मा की जो बातें हैं उनको सुनने के लिए मैं 10 सेशन रखूंगा इस बैच में, और 10 सेशन के माध्यम से मैं उनकी क्लासें लूंगा और उनसे पूछूंगा आपको क्या दिक्कत चल रही है, और उस दिक्कत का सारा सॉल्यूशन मैं अपनी 10 क्लासों के माध्यम से उन बच्चों के साथ हल करूंगा, उन बच्चों का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंकित सर आपके साथ 10 क्लास रखेंगे इस बैच में, है ना, जो सफलता के 10 सूत्र होंगे, जो आपकी समस्याएं हुई सब आपके साथ सुनकर आपकी समस्याओं को दूर करने का माध्यम वो बनेंगे। ठीक है, आइएगा फिर मेरे प्यारे बच्चों पुनः बेटा क्लास का टाइम टेबल यही रहेगा, 9 बजे हिंदी, 9:15 बजे अंग्रेजी, 10 बजे गणित, 11 बजे रीजनिंग, 3 बजे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चलेंगे, एक सब्जेक्ट जब आपका खत्म हो जाएगा दूसरा शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे ही मेरे बच्चों साइंस का प्रोग्राम रहेगा 4 बजे से, ऐसे ही बेटा पॉलिटी और हिस्ट्री का प्रोग्राम रहेगा 5 बजे से। फिर मेरे प्यारे बच्चों इन सारे टॉपिकों खत्म होने के बाद फिर स्टैटिक जी के लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशल सोनवीर मलिक सर। ठीक है, आइए मेरे बच्चों अब बेटा वीर बैच में हम चलते हैं आगे, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आप जानते ही हैं। लाइव क्लास आपको मिलेगी, है ना, लाइव क्लास आपको मिलेगी मेरे बच्चे, डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, क्लास नोट्स PDF आपको मिलेंगी, या तो आप अपने हाथ से बना लेना, नहीं तो आपको आप ही में से आपका भाई देगा। ठीक है, चलो आइए बच्चा, तो बेटा एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें हम टॉपिक क्या थे हमारे, इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इस बार हम परेशान हुए हैं, चर्चा आपने देखी होगी कि मेरे भाई जो हमने पढ़ा उन चीजों से कुछ चीजें अलग मिली हमें, है ना,
कुछ चीजें अलग मिली। तो मेरे बच्चे अब तक के इतिहास में मैं कहूं तो 2011-10 के इतिहास से आप जानते चले आ रहे हैं, 2025 तक का इतिहास एसएससी जीडी का जो रहा है ना दोस्त, वो ये सारे टॉपिक रहे हैं, है ना। इससे पहले तो आपको ये पता है केवल शब्दावली पूछी जाती थी, लेकिन इससे पीछे फिर बेटा 23, 24, 25 वाले पेपर में कुछ संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, कारक, इनसे भी ऐड करा गया, टॉपिक जोड़े गए, है ना। फिर अब क्या आता है, जो बात मैं आपको सबसे ज्यादा विशेष रूप से बताने वाला हूं वो ये बात है मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर सबसे ज्यादा जोर आपको देना है। 2026 से 2026 जो चल रही है, इसमें बेटा ये दो टॉपिक ऐड करे गए जो किसी बच्चे ने नहीं पढ़े थे, किसी अध्यापक ने नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि आज से पहले ना पूछे गए थे एसएससी जीडी में, है ना। पुलिस प्रशासनिक और पत्राचार, जिससे लगभग 8-10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। पुलिस प्रशासनिक पत्राचार से 8-10 क्वेश्चन, दोनों टॉपिकों से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिले, ठीक है। फिर 1-2 विलोम डाल दिया, 2 वर्तनी डाल दी, 2-4 वाक्य शुद्धि डाल दी, 1-2 15 क्वेश्चन पूरे कर गए। 5 क्वेश्चन का गद्यांश इन्होंने दिया, 5 क्वेश्चन का गद्यांश इन्होंने दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी में बने एसएससी जीडी में। तो अब हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो सकता है कल को भी आगे हमारी परीक्षा में ये हमको मिल जाए, है ना। तो हम छोड़कर कुछ नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई, ओके। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन कैसे थे, कैसे क्वेश्चन पूछा था, देखो मैं आपको वो तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको शब्द बताता हूं। कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, कुछ शब्द पढ़ते हैं, कैसे कैसे शब्द थे हम उसमें। आइए मेरे बच्चों, देखो बेटा, पहला शब्द जैसे उसमें मैंने हिंदी में भी लिखवाया आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे अंग्रेजी जब आज तक पढ़ी नहीं, अंग्रेजी से इंटरेस्ट नहीं रखा, तो अंग्रेजी के शब्द हम क्यों याद रखते, लेकिन हमें अब पढ़ने पड़ेंगे, अब हमारी मजबूरी है, ठीक है। हाँ ओके मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो बेटा, जैसे पहला शब्द है एब्डक्शन। एब्डक्शन, अब एब्डक्शन होता क्या है, हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, जिसका हिंदी अर्थ होता है बेटा अपहरण। अपहरण जानते हैं, छल जो होता है ना। मान ली अपहरण जानते हैं आप क्या होता है, जैसे कि तुमने देखा है कि कोई बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनका बच्चा उठा लिया बदमाशों ने, है ना। क्योंकि ये शब्द आपके बेटा, आप जब जीडी में आपके कांस्टेबल की जॉब करेंगे ना, तो आपके लिए इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो किसी का बच्चा उठा लिया, अपहरण कर लिया उसका, है ना, और उसके बदले तुमने देखा है कि फिरौती मांगेंगे तब छोड़ते हैं, फिरौती पैसा लेंगे तब छोड़ेंगे, है ना बच्चों। ऐसे कुछ गुंडे लोग करते हैं, लेकिन आज के समाज में बहुत सारी चीजें टेक्निक है, तो ऐसा अब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है। तो बेटा इसका मतलब होता अपहरण। अपहरण कैसे करना, छल से। छल किसे कहते हैं, धोखा देकर, है ना। तुम्हें अपने मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, तुम उसकी बातों में आ गए, और मेरे प्यारे बच्चे तुमको छल से किसी ऐसी जगह ले गए, तुम्हारा अपहरण कर लिया, तुम्हें अपने एक जगह स्थान पर ले जाकर बंद कर दिया। तो जिसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, एब्डक्शन कहा जाता है, जिसका मतलब अपहरण होता है। क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है बेटा उसका अर्थ, अपहरण। याद रखेंगे, एब्डक्शन का अर्थ क्या होता है, अपहरण। याद रखोगे ना। हाँ, इसी तरह से ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ओके मेरे बच्चे। हाँ आगे बेटा दूसरा शब्द इन्होंने दे दिया कि ये बताइएगा अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट का हिंदी अर्थ बताइए। क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 अर्थ नीचे दे दिए। अबेटमेंट का अर्थ बता दो हिंदी में क्या होता है। अपहरण होता है, छीना झपटी होता है, या बेटा किसी को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित उकसाना होता है, दुष्प्रेरण करने के लिए बोल दिया जाता है ना। इस तरह से आपको 4 विकल्प बना देगा। तो जिसका मतलब होता है बेटा अबेटमेंट का अर्थ होता है उकसाना, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कि भाई तुम उसकी चीज चुरा लो, वो तुम्हें मिल जाएगी। अरे भाई जब तुम चोरी करोगे तो उसका तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, आपको बुराई मिलेगी, लोग आपको गंदी नजर से देखेंगे, ठीक है। हाँ ओके मेरे बच्चे। हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जब तक मिलेंगी जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब होता है उकसाना या दुष्प्रेरण, ठीक है, गंदा काम करने के लिए किसी को आगे आगे बढ़ाना, कि भाई करो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब होता है उकसाना, ओके। याद रखोगे, कल बेटा इनसे 4 क्वेश्चन दूंगा, तब आगे क्लास पढ़ाऊंगा, रोज पूछूंगा, रोज आपकी अभ्यास क्लास लूंगा रोज। फिर आगे आया बेटा, क्या आया, अबेशकांड। अबेशकांड इसका अर्थ क्या होता है, अबेशकांड का मतलब, अबेशकांड का मतलब क्या होता है दोस्त, जानते हैं आप लोग। तो आपको याद रखना है, उसका मतलब होता है फरार होना,
जैसे तुमने देखा होगा कुछ अपराधी ऐसे हैं जो बड़े ही खतरनाक होते हैं, पुलिस से छूटकर भाग जाते हैं, है ना। पुलिस कहती है वो तो फरार हो गया, हमसे छूटकर भाग गया, है ना। जिसे कहा जाता है बेटा भगौड़ा, एक शब्द होता है भगौड़ा भी कहते हैं, भाग जाना, फरार हो जाना, है ना। जिसे आप हिंदी में एक मुहावरा पढ़ते हैं 9-2-11 हो जाना, है ना, भाग जाना। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, आगे आया बेटा एब्यूज। एब्यूज पूछ लिया कि एब्यूज का अर्थ क्या होता है। समाचार सुनना या फिर किसी को कहानी सुनाना या गाली देना या बकवास करना। तो आपको बताना है जी एब्यूज का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बेटा? गाली देना या दुरुपयोग करना। भाई गलत भाषा आप बोलेंगे तो आप दुरुपयोग ही कर रहे हैं, आप अपनी भाषा का सदुपयोग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब गाली देना, गंदे मुंह से शब्द निकालना, एब्यूज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द आपको रटने हैं, याद रखनी है इन चीजों को, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है फिर हम गलती कर देते हैं पेपर में। ठीक है, तो एब्यूज माने क्या होता है? गाली देना। ठीक है, क्या होगा बेटा? गाली देना, दुरुपयोग करना, गंदे शब्दों को अपने मुख से निकालना। ओके, याद रखोगे, आगे बढ़िएगा। आगे बेटा एक शब्द आया, आपका जैसे शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी में ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको ऊपर, तो आपसे पूछेगा कि बताइए अकॉम्पल्स का अर्थ क्या होता है। अकॉम्पल्स, अब तुम्हें ये तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, देखो थोड़े से। तो अकॉम्पल्स का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सह अपराधी या साथी। मान लीजिए आप एक अपराधी है और आपका दोस्त आपके साथ है, और वो अपराध जो आपने किया है उसका पता चल जाता है कि ये चोरी आपने की है, ये गलत काम आपने किया है, और उस समय आपके साथ कौन कौन थे पुलिस ने इसकी जानकारी कर ली, कैमरे में आपको नोट कर लिया, आपका कैमरे से आपको देखा तो आपके 2 साथी भी आपके साथ थे। ठीक है, तो बेटा वो कौन हो गए? वो आपका अपराध में साथ देने वाले आपके दोस्त थे। ठीक है, जो आपके कौन है वो आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, तो वो भी बेटा उस अपराध के बराबर हकदार हैं। समझी? समझ रहे हैं ना बच्चों? तो वो आपके अपराध के बराबर सहभागीदार हैं, उन्होंने भी अपराध आपके बराबर ही किया है। यदि आप अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं, आपका दोस्त कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, गंदे काम करता है, तो आप उसके साथ हैं, तो आप भी कौन हो जाएंगे? आप भी बेटा गुनहगार हैं, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे ना? तो चलो मेरे बच्चों, सह अपराधी या साथी, दोस्त जो आपका उस काम में साथ दे रहा है। आगे आया मेरे बच्चे नंबर 6। इसने कहा एक्यूजेशन क्या होता है। एक्यूजेशन का हिंदी अर्थ बताइए। हिंदी में अर्थ पूछेगा, अंग्रेजी में नहीं पूछेगा तुमसे कभी, चुप परेशान रहो आप, है ना। आपसे हिंदी अर्थ पूछेगा वो, ये आपको पढ़ने हैं। एक्यूजेशन क्या होता है ना, तो आपको बताना है जी एक्यूजेशन क्या होता है। एक्यूजेशन होता है बेटा जो आपने गलत कार्य किया है, जो आप पर आरोप लगेगा, अभियोग कि आपने ये चोरी की है, आपने उस व्यक्ति को इस तरह गंदे तरह से प्रताड़ित किया है। ठीक है, आप पर ये एक्यूजेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरोपी हैं, आपने ये घिनौना गंदा काम किया है, तो उसे कहते हैं बेटा एक्यूजेशन। किसे बोलते हैं एक्यूजेशन? सब लोग लिखकर बताएंगे किसे बोलते हैं? आरोप को। ओके, आरोप या अभियोग। समझ गए मेरे बच्चे? ध्यान रखोगे अच्छे से। कल बेटा इन्हीं में से आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में दूंगा, पहले आकर फिर पूछ लूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक्यूजेशन बोले तो अपराधी, सॉरी आरोप। फिर आता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड क्या होता है? ठीक है, तो एक्यूज्ड आज तक हमने पढ़ा नहीं, तो हमें तो टेंशन लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझना है। एक्यूज्ड कौन होता है बेटा? आरोपी, जिसने वो आरोप किया है, जिसने वो गलत कार्य किया है, वो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है ना। और आरोप भाई झूठा तो लगेगा, झूठा भी लगता है, सच्चा भी लगता है ना। तो ये तो बात आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे यहां पर सच्चा झूठा कोई नहीं पूछेगा, हमसे सिर्फ उसका हिंदी अर्थ पूछेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे आरोपी या अभियुक्त, जिस पर आरोप लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा अभियुक्त। ठीक है, कि आप एक्यूज्ड हो, आपको आरोपी माना गया है, उसमें आप अपनी सफाई फिर जाकर देंगे। पुलिस के बेटा यही शब्द होते हैं। ओके, आगे आता है मेरे बच्चे, अगला शब्द है हमारा एक्टिविट। क्या है बेटा? एक्टिविट। एक्टिविट का अर्थ क्या होता है?
जानते हैं आप लोग, जब आपके ऊपर जांच की जाती है, आप दोषी नहीं पाए जाते तो आपका दोष मुक्त करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो एक्विट का अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त करना। तो जब आप अपराधी नहीं पाए जाते हैं तो आपको पुलिस क्या कर देती है? दोष से मुक्त कर देती है कि इसने ये कार्य नहीं किया, ये इस पर गलत आरोप लगाया गया, ठीक है। तो ये बेटा आपके व्यवहारिक शब्द आपको याद रखने, क्योंकि आप सेना के जवान हैं तो जवान के लिए क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चे? जैसे आपके अधिकारी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि रात जो व्यक्ति पकड़ा गया था, जो एक्यूज्ड पकड़ा गया था, आरोपी, क्या वो दोष से युक्त है, दोषी है? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो एक्विट है। एक्विट बोले तो उससे मुक्त करना पड़ा उसे, वो एक्विट है, बिल्कुल दोष से मुक्त है वो, ठीक है। आगे आता है बेटा नंबर 9। आगे नंबर होता है, नंबर 9 में आता है बेटा एडजर्न। एडजर्न का अर्थ क्या होता है हिंदी में? एडजर्न मानते हैं क्या होता है? क्या होता है मेरे बच्चों? इसका मतलब होता है स्थगित करना। किसी भी बात को आपने कहा कि जी ये कार्य होगा, फिर जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं वो उसकी जांच करते हैं कि जब ये दोषी नहीं तो इस बात को स्थगित करो, खत्म करो यार, क्यों बढ़ा रहे हो, है ना। तो बेटा एडजर्न का अर्थ क्या होता है? स्थगित करना। तो ये वोकैब आपको याद करनी है रोज, और ये याद कैसे होगी? ये डेली मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करने से होगी, ठीक है भाई। आगे आता है बेटा एडल्टरी। एडल्टरी किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? आपने अब से पहले बहुत बार सुना होगा ये तो यार एडल्ट आदमी है ना, सुना होगा। व्यवहारिक शब्द होते हैं बहुत ज्यादा, नॉर्मल हमारे समाज में बोले जाते हैं, बोलते हैं ना कि यार ये तो एडल्ट आदमी है, एडल्ट। और यहां पर दिया है एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है बेटा? व्यभिचार। अब तुम कहोगे भैया ये तो हिंदी का बड़ा कठिन शब्द है, व्यभिचार क्या होता है ना। मन में आएगा क्योंकि पढ़ा नहीं है अब से पहले। व्यभिचार उस व्यक्ति को कहते हैं मेरे बच्चे, मैं कहूं तो उस मतलब आचार विचार को कहते हैं जो व्यक्ति विवाहित है, शादीशुदा है ना, और वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी गैर स्त्री से रिलेशन रखता है ना, रिलेशन रखता है उसके साथ, मतलब उसका आना जाना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ में लिविंग में भी रहता है, वो हर तरह से उससे संबंध है उसकी, है ना। तो एडल्ट्री व्यक्ति कहलाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये होता है व्यभिचार, तुम्हारा व्यभिचार करना मतलब गलत कार्य करना, एक शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर महिला से संबंध रखना। हाँ, कुछ भी बेटा, देसी शब्द तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, सब व्यवहारिक है आप, है ना। हाँ, फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला शब्द आता है नंबर 11। हमने कहा एफिडेविट। एफिडेविट ये तो शब्द सबने सुना है भाई, ये तो शब्द सबने सुना है कि हमारे यार फॉर्म में त्रुटि हो गई थी, एक ही जगह ई लग गया, तो हम एक एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे, है ना। कहां से? अपनी तहसील से, अपनी कचहरी से, अपनी जो भी हमारे यहाँ कानूनी स्थान है वहां से उसे नोटरी करा लेंगे वकील साहब से, और उसको अपने कागजों में लगा लेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जी मिस्टेक जो हुई है ना, एक ही जगह जो ई बना है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई, अन्यथा मेरी मार्कशीट में मेरे नाम में ए ही है, ये गलती से ई लग गया। तो एफिडेविट का मतलब होता है बेटा शपथ पत्र, जिसे हल्फनामा कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? हल्फनामा। एसएससी जीडी 2026 में पूछा गया शब्द है बेटा ये। ठीक है, जैसी आंसर की आ जाएगी मैं उसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, हाँ, तो बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो बेटा मैंने आपसे पूछा कि बेटा एडजर्न क्या होता है? एडजर्न होता है सर स्थगित करना। एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री होता है सर व्यभिचार, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, हाँ, इस तरह से आपको याद रखना है। तो अच्छे से समझ में आई बात? तो ये शब्दों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मनन करके जाना है पेपर में, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा एलियास। एलियास का अर्थ क्या होता है हिंदी में? एलियास। एलियास जानते हैं आप? जैसे एलियास का मतलब होता है उपनाम या उर्फ लगा देते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम मान लीजिए राहुल है, तुम्हारा नाम राहुल है और तुम्हारा डॉक्यूमेंट में तो नाम राहुल है, सब तुम्हें राहुल के नाम से जानते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट नाम है ना, जो आपकी नेम प्लेट लगी वो राहुल के नाम से, लेकिन गांव में तुम्हें किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप अपने नाम के पीछे जब अपने हाथ से कोई लेटर लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? राहुल उर्फ गुड्डू,
राहुल उर्फ गुड्डू। गुड्डू क्या लिखोगे? क्योंकि तुम्हारे गांव में तुम्हें दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो एलियास का मतलब क्या होता है? उपनाम या उर्फ। ठीक है, जैसे गांधी जी को क्या बोला जाता था, जानते हैं आप लोग? गांधी जी को हम एक नॉर्मल नाम से भी जान जाते हैं। हमने यदि बोल दिया महात्मा बताइए किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गांधी जी को कहते हैं, है ना? तो ऐसे ही मेरे बच्चों हर व्यक्ति के मतलब कि कागजी नाम कुछ होता है और बेटा गांव में उसे अन्य नाम से जानते, परिवार में किसी और नाम से जानते। तो वह दोनों नामों को यदि लिखता है, पहले वो नाम लिखेगा जो उसका कागजों में नाम है, जो उसका डॉक्यूमेंट में नाम है। ठीक है, और फिर मेरे प्यारे बच्चे वो ऑब्लिक करके, उफ्र करके या उपनाम करके अपना दूसरा नाम लिख दे, जिस नाम से उसे लोकल, उसके गांव में, क्षेत्र में सब लोग जानते हैं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, याद रखना। बापूजी भी कहते हैं बेटा, महात्मा भी कहते हैं, इस तरह से हम पहचान लेते हैं एकदम, है ना? याद रख। जैसे हमने कहा कि बताइए सुभाष चंद्र बोस जी को किस नाम से जानते हैं, और कोई नाम उनका, कि सर जी नेताजी कह दो, नेताजी से पहचान लेंगे हम तो, है ना? मैंने कहा यार पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है, सर जी पंडित जी के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जान जाते हैं एकदम। तो ये बेटा उपनाम के रूप ही हम इस तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है बेटा एलीबाई। एलीबाई का अर्थ क्या होता है? एलीबाई, एलीबाई का अर्थ होता है बेटा अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य। अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? इसका मतलब होता है जब कोई वहां कहीं नहीं होता और उस पर वह कोई क्या लगा दे, आरोप लगा दे कि आप तो वहीं थे, है ना? तो वहां पर क्या है? एलीबाई। आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरी अन्यत्र उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, उसका साक्ष्य दे रहे हैं, मैं वहां पर था ही नहीं, मैं तो उस समय दिल्ली, आपने कह रहे दिल्ली, मैं तो उस समय मुंबई था, मैं तो था ही नहीं दिल्ली में। और कोई व्यक्ति तुम पर जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं तुम तो दिल्ली में ही थे। अरे भैया, तुम मुझको बेफालतू में अन्यत्र उपस्थिति, मेरी उपस्थिति का साक्ष्य दे रहे हो, दिल्ली में था, मैं नहीं था, मैं तो उस समय कहां था? मुंबई था। तो एलीबाई माने होता है मेरे बच्चों अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य, जहां मैं था ही नहीं वहां के लिए बताना कि आप वहां थे, मैं वहां था ही नहीं, है ना? याद रखेंगे मेरे बच्चों अच्छे से। आगे आया बेटा एलिमोनी। एलिमोनी क्या होता है? एलिमोनी माने क्या होता है मेरे भाई, जानते हैं आप लोग? एलिमोनी माने होता है निर्वाह निधि। निर्वाह निधि किसे बोलते हैं बेटा? जिसका मतलब होता है गुजारा भत्ता। मान लीजिए आप एक बहुत ज्यादा निर्धन व्यक्ति है ना? तो आपने जाकर अपने गांव के, जो अपने गांव प्रधान है, ग्राम प्रधान है, या वार्ड के सभासद है, या फिर आपके चेयरमैन है, या मेयर है, या आपके यहाँ विधायक है, जो भी है, उनसे जाकर ये कहा जी एक हमारे पड़ोस में एक दादी रहती है, वो बहुत ही गरीब है और उनका ना कोई इस दुनिया में कोई बेटा है, ना कोई और है, उनका खर्चा भी नहीं चल पाता है ना? तो उनको आप कोई ऐसी निधि है आपके यहाँ पर जिससे उनको कुछ गुजारा भत्ता मिलने लग जाए, 2-4 हजार रुपए की पेंशन बन जाए उनकी, जिससे उनका जीवन चल जाए, है ना? तो मेरे बच्चों एलिमोनी माने होता है निर्वाह निधि या गुजारा भत्ता, जिससे बड़े बुजुर्ग जिनको सहारा नहीं होता, बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए बनी होती है वो। ठीक है, तो वो एलिमोनी कहलाता है। ठीक है, एलिमोनी बोले तो निर्वाह निधि, गुजारा भत्ता जो सरकार देती है। ठीक है मेरे भाई। आगे आता है बेटा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है जानते हैं आप लोग? बताइए एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन, जब आप किसी पर बिना सबूत के, आपके पर सबूत तो है नहीं, प्रूफ तो आपके पास है नहीं, और आप किसी पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, आरोप लगाते कि तुम ही ये दोषी हो, तुमने ही ये गलत कार्य किया है, तो आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, जिनके साक्ष्य आपके पास है नहीं, आपके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो आपने क्या लगाया? उस पर एलिगेशन लगाया, बिना सबूत के झूठ बोल दिया आपने कि तुम ही गलत आदमी हो, तुम ही गंदे आदमी हो। अरे भाई उसे गंदा सिद्ध तो करो, गंदा सिद्ध करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो एलिगेशन होता है बेटा आरोप, और वह आरोप जिसका कोई पक्का सबूत ना हो। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है बेटा एनबुश। एनबुश, एनबुश का मतलब क्या होता है बताइए? एम्बुश, एम्बुश का अर्थ क्या होता है बेटा? घात लगाकर हमला करना, है ना? एम्बुश का मतलब जानते क्या होता है? घात। घात किसे कहते हैं? अब जैसे मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, कल लड़ाई हुई थी, आज तुमने अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग करी और तुम घात लगाकर बैठ गए कि जैसे ही वो इस रास्ते से गुजरेगा
वैसे ही हम उस पर वार कर देंगे, है ना, वैसे ही हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, वार कर देंगे, है ना। तो आप घात लगाकर बैठ गए चुप, और आप देख रहे हैं कि वो घर से 8 बजे निकलता है और इस रास्ते से जाता है ना, और जैसे ही वो यहां आएगा वैसे ही हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो आपने घात लगाकर जो हमला किया उसे बेटा एम्बुश कहते हैं, एम्बुश। ठीक है, तो आपसे मैं कल पूछूं कि बताइए बेटा एम्बुश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, घात लगाकर हमला करना, है ना, घात लगाकर हमला करना उस पर, उसे सर एम्बुश बोला जाता है। ओके मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा एमनेस्टी। एमनेस्टी का अर्थ क्या होता है, एमनेस्टी, एमनेस्टी का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ पूछेगा आपसे कि बताओ हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है, तो मेरे बच्चे एमनेस्टी का अर्थ क्या होगा आप बताएंगे, राज क्षमा। जो राज क्षमा होती है उसे कहते हैं बेटा आम माफी, है ना, जो आपको पूरी तरह से एक सामान्य रूप से माफ कर दिया जाए कि आपने गलती तो करी है, आप घात लगाकर आपने उस व्यक्ति पर हाथ छोड़ा, उसके साथ मारपीट करी, लेकिन एमनेस्टी शब्द से फिर आपको यह कहा जाएगा कि आपको माफ किया जाता है। ठीक है, आपको राज क्षमा दी जाती है पूरी तरह से, अन्यथा आप भी आरोपी तो थे। ठीक है, तो मेरे भाई एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। ठीक है, आम माफी, सामान्य रूप से माफ कर देना। ओके, याद रखेंगे इन शब्दों को, अच्छे से रिवीजन करना बेटा, बहुत अच्छे से। आगे आता है बेटा एम्यूनिशन। एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है बताओ। एम्यूनिशन, जब तुम जानते हो जब आप भर्ती हो जाओगे तो आपको बेटा मान लीजिए बॉर्डर पर आपकी जॉब लगी तो आपको असला, बारूद, है ना, गोला, सब कुछ दिया जाएगा, एम्यूनिशन दिया जाएगा ताकि आप अपने पास रखें, दुश्मन आप पर हमला करे तो आप जवाबी कार्रवाई कर सकें, है ना। तो बेटा एम्यूनिशन माने होता है गोला बारूद। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, गोला बारूद, जो आपके पास भी रहेगा। आपको ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आपको कैसे अस्त्र चलाना है, कैसे शस्त्र चलाना है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा एम्यूनिशन माने होता है गोला बारूद। आगे आता है मेरे बच्चे अपील। अपील किसे कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द होता है। अपील क्या होता है मेरे भाई, मान लीजिए आपको मेरे प्यारे बच्चे कहीं कोई दोषी बताता है और आपको उस जगह दोषी ठहरा दिया जाता है, तो आप यदि निर्दोष हैं, आप यदि सच्चे देशभक्त हैं और सच्चे अपने आप को निर्दोष मान चुके कि मैं निर्दोष हूं, मेरे को कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता, मैं गलत करता ही नहीं हूं, आज तक मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया किसी के साथ, है ना, मुझे दो व्यक्ति गलत ठहरा रहे हैं, तो आपको वहां मान लीजिए गलत ठहरा दिया जाता है। और फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपसे इस बेंच, इस न्यायालय से ऊपर आपको एक जगह ऐसी और मिलती है जहां पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं और आपको निर्दोष करार दिया जा सकता है। तो आप यहां से ऊपर जाएंगे और जाकर अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, है ना, कि सर आप मेरी सारी चीजों की जानकारी कीजिए, मेरे पीछे का वेरिफिकेशन कीजिए, मैं कैसा व्यवहार है मेरा किससे झगड़ा था, किससे नहीं था, और आप उसमें क्या करेंगे, अपील करेंगे, है ना। अपील का मतलब होता है मेरे बच्चों पुनर्याचिका। पुनर्याचिका बोले तो पुनः अपनी बातों को रखेंगे और वहां पर आपकी पुनः सुनवाई की जाएगी। यदि आप गलत होंगे तो आपको गलत करार दिया जाएगा पुनः, यदि आप सही होंगे तो आपको सही करार दिया जाएगा कि आप गलत नहीं है, आप कोई भी आपके ऊपर यदि जो आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है, आपने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं था। तो अपील माने होता है अपने निचले स्तर से ऊपर वाले स्तर पर जाकर अपनी क्या करना बेटा, सुनवाई के लिए जाना, है ना। समझते हैं ना भाई, एक अधिकारी ने तुम्हें गलत ठहरा दिया तो उससे ऊपर अधिकारी भी तो है, मान लीजिए आपके जो कमांडर है उसने आपको गलत ठहरा दिया, है ना, तो आप अपने डीआईजी के पास जाएंगे कि साहब मैंने ऐसे कोई गलत कार्य नहीं किया लेकिन मेरे कमांडर साहब मुझे गलत ठहरा रहे हैं, इस चीज में मुझे गलत दोषी करार दे रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको गलत होने से बचा दें कि नहीं आप गलत नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा और आप जाइएगा। तो आप अपील करके ऊपर गए। फिर आगे आता है बेटा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड किसे कहते हैं, एप्रीहेंड का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों, है ना, एक तो होता है अरेस्ट करना, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, है ना, जानते हैं ना, अरेस्ट कर लिया भाई, रात उसको हमारी सेना के अधिकारियों ने या सेना के सैनिकों ने अरेस्ट कर लिया, वो एक आतंकवादी था, है ना भाई। आतंक पुलिस भी जैसे अरेस्ट करती है ऐसे आप भी तो अरेस्ट किया करोगे, है ना, आपको भी तो पावर मिलेगी, आप भी एक अर्धसैनिक बल के मजबूत जवान बनोगे दोस्तों। तो मेरे बच्चों एप्रीहेंड माने होता है गिरफ्तार करना या पकड़ना,
है ना, कोई आपकी सीमा में आ जाए कूद के और आप वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, 4 जवान आप वहां तैनात हैं और आपको पता है पाकिस्तानी है और ये आतंकवादी है और हमको ये हानि पहुंचा सकता है, तो आप उसे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि नहीं, भागेगा तो कहीं गोली मार देंगे, यदि नहीं रुक जाओ, नहीं तो कहोगे, नहीं कहोगे, तो ये तो ड्यूटी आपकी होगी। तो एप्रीहेंड माने होता है बेटा गिरफ्तार करना या पकड़ना, ठीक है, वेरी गुड। और अरेस्ट करना, पुलिस की भाषा में अरेस्ट करना भी हम गिरफ्तारी होता है, डिटेन माने भी गिरफ्तारी होता है दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। और लेकिन डिटेन क्या होता है, जैसे कि आप अपने ऑफिस में हैं तो आप गलत किसी कार्य की योजना बना रहे हैं, तो पुलिस वाले आएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि आप कोई गलत कार्य की योजना बना रहे थे, तो आपको वो कहेंगे कि आप वहां पहुंच ना पाए उस जगह, तो आपको उसी ऑफिस में डिटेन कर देंगे, आप यहीं रहिएगा, यहीं खाना खाओ, यहीं पानी पियो, आप इससे बाहर नहीं जाओगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो चीज वहां पर शांत नहीं हो जाएगी। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे आता है बेटा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे, मान लीजिए आपके बीच में झगड़ा हो जाता है, भाई दो पक्षी तो होते हैं झगड़ा होने के लिए, ए पक्ष और बी पक्ष, दोनों में झगड़ा हो गया, तो आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा, समझदार व्यक्ति, जो आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसकी मध्यस्थता करेगा, कह रहे भाई तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है ना, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना, तो दोनों कहेंगे हाँ सर हमारी गलती है, हम माफी चाहते हैं, आगे से हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों मध्यस्थता होगी, पंच फैसला हो गया वो, कि भी चलो जब नहीं मानते हैं लोग तो 5 लोग आते हैं जो समाज के मुख्य व्यक्ति होते हैं, है ना, तो वो कहते हैं भाई ये मुद्दा कैसे कैसे हुआ, किसने लड़ाई दी, किसने गाली दी पहले, है ना, लड़ाई क्यों हुई ये, तो फिर वहां पर वो बात बैठकर करते हैं कि साहब इसने मुझको ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा, कि भाई देखो तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, हम 5 लोग इस बात में, इस चीज में डिसीजन लेते हैं कि तुम लोग अब इस बात को यही निपटारा करो इसका और अपने काम पर ध्यान दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मध्यस्थता है पंच फैसला। गांव में नहीं होते पंच, के गांव में तुमने पंच नहीं देखे बेटा, नहीं, शहरों में तो कोई पंच नहीं होता, है ना, शहर में तो कोई किसी का पंच नहीं होता, गांव में जरूर पंच होते हैं, जैसे हमारे बाबा हैं, हमारे परिवार के दूसरे ताऊ जी हैं, है ना, होता है ना मेरे बच्चे, तो पंच ही तो होते हैं, गांव के प्रधान जी है, भाई आकर के उसका फैसला करा दो, 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, होता है ना, तो ये तो व्यवहारिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आर्बिट्रेशन माने क्या होता है मेरे भाई, मध्यस्थता या पंच फैसला। आगे आता है बेटा आर्मरी। आर्मरी किसे बोलते हैं, है ना, आर्मरी का मतलब क्या होता है, जहां पर तुम्हारे शस्त्र रखे होते हैं, है ना, शस्त्रागार, शस्त्र माने जो हथियार होते हैं बेटा, जैसे बंदूक है, राइफल है, पिस्टल है ना, जब आप भर्ती हो जाओगे तो आपको बहुत सारे हथियार देखने को मिलेंगे सेना में, है ना, और वो हथियार एक ऐसी जगह होती है हमारे यहां, हमारे ऑफिस में, जैसे कि हमारी छावनी है, जहां पर वो हथियार रखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, है ना। आपकी ड्यूटी मान लीजिए सुबह को 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है, तो आपको असला के साथ ड्यूटी देनी होती है, तो आप जो भी आपका अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, जो असला आपको इशू करता है कि ये नंबर असला, ये नाम का व्यक्ति इस नंबर का कांस्टेबल लेकर गया, तो तुम्हें वह असला कहां से मिलेगा, शस्त्रागार से ही मिलेगा, और फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद वो असला आपको शस्त्रागार में जमा करना पड़ेगा कि लीजिए, और आप उसे जमा करने की रिपोर्ट वहां अपने नाम से दर्ज करेंगे, और क्या करेंगे मेरे बच्चों, वहां पर अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर, और जो व्यक्ति ने आपको दिया है असला वो अपने हस्ताक्षर का, हाँ मैंने उससे जमा कर लिया, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद, ठीक है। तो मेरे बच्चे शास्त्रागार का मतलब होता है, शास्त्रागार या आयुधागार का इनका मतलब होता है असला जहां रखे होते हैं, असला रखे होने की जगह जो होती है, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ठीक है, लॉक किया जाए। आगे क्या आता है बेटा, आगे आता है आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, आर्म्स जानते हैं आप लोग, हथियार, हथियार जिसे हम अस्त्र और शस्त्र दोनों रूप से जानते हैं, शस्त्र, ठीक है। अब अस्त्र और शस्त्र में तो अंतर आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हथियार 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो हथियार वो होता है कि उठाया पत्थर और फेंक कर मार दिया, एक तो वो भी हथियार है, लेकिन वो क्या है, अस्त्र है वो, है ना, जो हाथ में नहीं होता, ए माने नहीं, है ना, बिना हाथ के चला रहे हैं, फेंक कर मार दिया, हाथ से उठाकर, वो अस्त्र हो गया। लेकिन जो हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जिसे जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल आप चलाते हैं, तो हाथ से पकड़कर चलाते हो ना, हाथ में रहती है आपके, और उससे जो बुलेट होती है उसकी गोली निकल जाती है ना, तो हाथ से पकड़कर आप चलाएंगे तो वो शस्त्र कहलाता है, शस्त्र से माने 7, किसके अस्त्र, हाथ के,
हाथ के साथ पकड़ कर चलाया जा रहा है तो वो शस्त्र है। इन चीजों को याद रखो। एसएससी जीडी में बेटा हर बार ये क्वेश्चन आता है ना। इस बार शायद इन्होंने नहीं दिया, लेकिन पीछे का कोई भी एग्जाम उठाइए आप, इतिहास गवाह है मेरे बच्चों, हर बार ये क्वेश्चन बनता है। अस्त्र और शस्त्र जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बंदूक क्या है? एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है जी, बंदूक शस्त्र है, शस्त्र है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे बड़े बड़े आयोग हैं वो कहते हैं जी बंदूक अस्त्र है। वो इसलिए कहते हैं ताकि जी गोली तो निकल ही जाती है, लेकिन एसएससी जो आयोग है वो बेटा शस्त्र मानता है, इसलिए आप शस्त्र याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ओके भाई, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा देखो अरेस्ट, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ये शब्द, यहां पर देखो आपको मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चों, यहां पर ये पढ़ाया था मैंने एप्रीहेंड। एप्रीहेंड माने गिरफ्तार करना, और देखो फिर इससे जुड़ा हुआ शब्द आया है अरेस्ट। अरेस्ट माने भी क्या होता है? गिरफ्तार करना। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ अरेस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दे दिया उसने, देखो बेटा क्वेश्चन आ गया अरेस्ट का हिंदी अर्थ बताओ। उसने ऐसे हिंदी में लिखकर इंग्लिश को, अरेस्ट का हिंदी अर्थ बताओ, हिंदी अर्थ बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ऐसे दिया है बेटा, इस बार मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जीडी की, जरा एक बार आपको आंसर किया जाने दो। ऐसे अरेस्ट का हिंदी अर्थ बताओ। ठीक है, ऐसे बेटा क्वेश्चन आए हैं, हिंदी अर्थ बताओ, क्वेश्चन मार्क दे दिया। 4 ऑप्शन दे देगा। ए शादी में जाना, शादी में जाना, अरे भैया अरेस्ट का मतलब शादी में जाना। बी मेरे बच्चे आनंद करना, ये आनंद, आनंद। सी आंसर दे दिया मेरे बच्चों, गिरफ्तार करना। और डी आंसर दे देगा भैया जन्मदिन मनाना, जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका मुझे उचित अर्थ बताइए, तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए यार, अरेस्ट का मतलब तो यार क्या होता है? अरेस्ट माने या एप्रीहेंड माने होता है गिरफ्तार करना, पकड़ना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप तुरंत आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बने हैं, व्यवहारिक शब्द आपको पता होने चाहिए बस। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया, देखो मैं अभी आपको 5 क्वेश्चन दिखाता हूं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग सब जवाब देना एक बार, सभी मेरे प्यारे बच्चे। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, सभी बच्चे जवाब देना। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल। हाँ चलो, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों इस प्रकार, किसी व्यक्ति को कब तक निर्दोष माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, प्रशासनिक शब्द है, आपसे नॉर्मल पूछ लिया, किसी व्यक्ति को कब तक निर्दोष माना जाता है? गिरफ्तारी तक, आरोप पत्र दाखिल होने तक, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न होने तक, दोष सिद्ध होने तक, पुलिस पूछताछ तक। कब तक दोषी नहीं मान सकते उसे, कब तक हम निर्दोष मानते हैं उसे? बताइए। जब तक उसको न्यायालय दोष सिद्ध ना कर दे उसका, है ना, कि हां आप सच में आपने ये जुर्म किया है, आप आरोपी हैं, है ना, आपको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा, तब तक मेरे बच्चे आप निर्दोष हैं, तब तक आप निर्दोष हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है आप पर पुलिस ने, आप पर किसी ने आरोप लगा दिया, पुलिस आपको पकड़ कर ले गई और आप उसमें आरोपी हो गए, नहीं। अरे तो भाई दुनिया है, समाज है, आरोप सब लगाते हैं, पर हमको गलत कौन ठहराएगा? न्यायालय बैठा हुआ, न्यायपालिका बैठी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को सामान्यतः कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यह पुलिस को बेटा नियम में, मतलब विधि का विधान है, नियम पता होने चाहिए कि इतने समय के अंदर हम आरोपी को, यदि हमने कोई गिरफ्तार किया है व्यक्ति, तो उसे हम थाने में नहीं रख सकते, पुलिस चौकी में नहीं रख सकते, उसे हमें किसमें? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा ले जाकर। तो कितना समय? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो पुलिस को केवल अथॉरिटी जो होती है वो 24 घंटे की होती है। 24 घंटे तक पुलिस
मतलब 23 घंटे तक अपने पास रख सकती है, 24वें घंटे वो उसे ले जाकर वह लगभग पेश करना ही पड़ेगा आरोपी को। ठीक है, तो 24 घंटे क्या पुलिस का अधिकार है बस अपने पास रखने का, 24 घंटे के बाद नहीं रख सकती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आया एसएससी जीडी में बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, दीजिए, है ना, आ जाने दो बेटे, एक बार आंसर की को दिखाता हूं आपको सारी चीजें। एफआईआर दर्ज करने का दायित्व किसका है? एफआईआर, एफआईआर का मतलब तो जानते हैं आप लोग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, जो पहली रिपोर्ट जाती है, पहली बेटा पहला पत्र जाता है कि ये व्यक्ति ने मेरे खिलाफ, मेरे को मारा है, और आप उस पर आरोप लगाते हैं और जाकर के थाने में दे देते हैं अपने प्रभारी को। ठीक है, तो मेरे बच्चे एफआईआर दर्ज करने का दायित्व किसका होता है? ग्राम प्रधान का? नहीं। पुलिस थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी का, न्यायाधीश का, या तहसीलदार का? तहसीलदार का मतलब बेटा जमीन झगड़ों से होता है, ना कि पुलिस प्रशासन के किसी कार्य से, लड़ाई झगड़े से, है ना। इसमें जो आते हैं ना मेरे भाई, वो दीवानी मामले आते हैं, दीवानी के मामले, है ना। न्यायाधीश तो मेरे बच्चों जजमेंट करता है, तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। पुलिस का जो अधिकारी होता है, एसएचओ हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ हो सकता है ना, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, उनको अधिकार होता है, वो उस चीज पर जांच पर कार्य करते हैं, उनका दायित्व होता है आपकी एफआईआर दर्ज करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे बच्चों? हाँ बेटा, पुलिस से क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन बने थे इस बार, 8-10 क्वेश्चन इस बार बने। एक बार आंसर की आ जाने दो मेरे भाई, सब कुछ स्पष्ट करूंगा एक एक चीज को। एफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जांच प्रारंभ करना, सजा देना, जमानत देना, मुकदमा समाप्त कर देना। तो जब तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर कर देता है, तो एक पुलिस का अधिकारी आपके घर, आपके पड़ोस में आकर आपकी जानकारी लेता है कि यह व्यक्ति कैसा है, आरोपी है कि नहीं सर, वो उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, है ना। तो वो आपके खिलाफ आपकी जांच करेगा, खिलाफ नहीं सॉरी, आपके खिलाफ तो जिसने एप्लीकेशन लगा दी, है ना, वो व्यक्ति एप्लीकेशन लगाकर आ चुका है एफआईआर करके। अब एक पुलिस का अधिकारी आएगा और वो जांच करेगा कि वो व्यक्ति सच में ही ऐसा है या झूठा उस पर आरोप लगाया जा रहा है। तो मेरे बच्चे, इससे जांच प्रारंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है तुम्हारे प्रति कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम आरोपी हो या नहीं हो। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ लेगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा बेसिक पूछ लेता है, हिंदी अर्थ ना पूछ करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए एफआईआर का पूरा नाम क्या है। तो आपको बेटा फुल फॉर्म इसकी तो याद रखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे नॉर्मल शब्दों की। ठीक है, ये एसएससी जीडी का फंडा है बेटा, याद रखना। तो वो कहेगा एफआईआर का पूरा नाम क्या है जी? फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, है ना। ये शब्द बेटा पूछे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, कि मैं तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूं कि तुम गलत हो या सही हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चनों की धज्जी नहीं उड़ाएंगे आप? ठीक है ना बच्चों। तो बेटा बिल्कुल बेफिक्र होकर के, है ना, मां शारदा को मन में रखते हुए आप लोगों को ये कसम खानी है, ये प्रण लेना है मेरे साथ कि पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, है ना बेटा। सही और गलत करने वाला, निर्णय करने वाला तो भगवान है, लेकिन अपनी मेहनत में कमी करना वो हमारा ही एक इल्जाम है। हमें अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो उसका फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि दिल से मेहनत की जाती है, शिद्दत से मेहनत की जाती है, पूरी अंतरात्मा के साथ बेटा प्रण लिया जाता है किसी कार्य को करने का, तो मां सरस्वती भी ये सोचती है जब ये बच्चा पूरे घुटने टेक चुका है तो मैं इसकी जिंदगी से कामयाबी शब्द को हटा नहीं सकती। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखिए, आप पूरे दिल से मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हारे झोली में जरूर वो डालेंगे जिसकी आप वाकई ही योग्य हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी आज तक की क्लास को मैं, आज की क्लास को मैं यहीं रखूंगा। ठीक है, एक बार पुनः मैं बता देता हूं बेटा, ये बैच आपको 3 दिन 639 रुपए का मिलेगा। ठीक है, जिस भी प्यारे बच्चे को लेना है बेटा, आज कल परसों 17 तारीख की रात
12 बजे से पहले पहले ले लेना। ये आपको 160 रुपए की जो छूट है मेरे बच्चों लगभग वो यहीं पर मिल जाएगी। ओके, हाँ, ये क्लास बेटा रिकॉर्ड रहेंगी आपके पास तब तक रहेंगी जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, अंतिम पेपर। ठीक है, और मेरे बच्चों ये आप ऐप डाउनलोड कर लेना, RW ऐप, ऐसे आपको परचेज करना है। और क्लास का टाइम मैं फिर आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास का टाइम टेबल 9 बजे हिंदी रहेगी, 9:15 बजे इंग्लिश रहेगी, 10 बजे बेटा मैथ रहेगा, 11 बजे मेरे प्यारे बच्चों आपकी रीजनिंग रहेगी। ठीक है, और मेरे प्यारे साथी 3 बजे आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगी मेरे बच्चे, 4 बजे साइंस होगी और 5 बजे पॉलिटी हिस्ट्री की क्लास होगी। और फिर जब इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा 6 क्लासों में से, तो फिर आपकी क्लास स्टैटिक की शुरू कर दी जाएगी सोनवीर सर के माध्यम से। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो ये शब्द आपको बहुत अच्छे से, है ना, आपका दिल करे स्वयं नोट करने का तो खुद कर लेना, नहीं तो इस पीडीएफ को तो मैं आपके ऐप में 18 तारीख में डलवा ही दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के ऐसे ही मेहनत करते रहना। ठीक है, तो एक बार क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और मैं आपके लिए क्या नया कर सकता हूं ये भी जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है मैं अपने अकेले दिमाग से सारी चीजें ना सोच पाया हूं, तो आप लोग यदि थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे हो सकता है मैं आपको और अच्छा आपके लिए कर पाऊं। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।